राजन आज 10 साल के बाद अपने गांव चंदौली आया था। कुछ देर तक वो चंदौली रेलवे स्टेशन पर खामोश किसी गहरी सोच में खड़ा रहा। उसकी नजरें स्टेशन के बाहर किसी ऑटो को तलाश रही थी, मगर उसका दिमाग पुरानी यादों में खोया हुआ था। तभी अचानक उसके कानों में ऑटो ड्राइवर की आवाज टकराई। कहाँ जाना है भैया आपको? चंदौली गांव चलेंगे? अरे आइए आइए बैठिए। राजन ऑटो में बैठ गया। ऑटो वाले ने अपना ऑटो फुल रफ्तार से दौड़ा दिया। कुछ ही देर के बाद ऑटो एक घने जंगल से होकर गुजरने लगा। पहाड़ी पर बसा एक ऐसा जंगल जहां इस वक्त धुंध छाई हुई थी। चंदौली रेलवे स्टेशन से राजन के गांव के बीच यही वो जंगल पड़ता था जिसके बारे में अजीबोगरीब अफवाहें मशहूर थी। ऑटो में राजन अपने बचपन की यादों में खो गया। राजन जब केवल 13 बरस का था तभी अचानक उसके पिताजी लापता हो गए थे। उस दिन राजन का जन्मदिन था और उसके पापा उसकी जिद पर शहर गए थे उसके लिए एक मनपसंद खिलौना खरीदने, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं आए। राजन को आज भी याद था जब उसकी मां रात में डर कर चीखते हुए अचानक जाग जाती थी और राजन को सीने से लगा लेती थी। कुछ दिनों बाद अचानक उसकी मां ने राजन को शहर एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। उस समय राजन बस रोता रहा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया था कि आखिर उस वक्त हो क्या रहा था उसके साथ। राजन अपने इन्हीं ख्यालों में गुम था कि तभी ऑटो ड्राइवर की आवाज उसके कानों में दोबारा टकराई। चंदौली आ गया भाई साहब। राजन अपनी यादों से वापस आ गया। राजन की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी और अपनी मां को इन्फॉर्म किए बगैर वो अचानक उनको सरप्राइज देने गांव लौटा था। कुछ दूर पैदल चलने के बाद राजन अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गया और अपने घर का दरवाजा खटखटाने लगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद एक बूढ़ी स्त्री ने दरवाजा खोला। इतने सालों में राजन अपनी मां से सिर्फ फोन पर ही बातें किया करता था। वो अपनी मां का चेहरा कई सालों बाद देख रहा था। राजन अपनी मां के चेहरों पर झुर्रियां और उदासी देखकर तड़प उठा। वो अपनी मां को गले लगाना चाहता था, मगर वो जैसे ही आगे बढ़ा, राजन की मां ने, जो काफी देर से बुत बनी खड़ी राजन को देख रही थी, अचानक कुछ कदम पीछे हटा ली। लेकिन तब तक राजन उन्हें गले लगा चुका था। राजन की मां राजन को धक्का देकर बोली, कौन हो तुम? राजन ने जैसे ये सवाल अपनी मां के मुंह से सुना तो वो चिल्लाकर बोला, मां मैं राजन, तेरा बेटा, मुझे पहचाना नहीं क्या? इतना बोलकर राजन ने रोना शुरू कर दिया। राजन की मां से उसके आंसू देखे नहीं गए। वो राजन को चुप कराते हुए बोली, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं बेटा, इसलिए मैं तुझे पहचान नहीं पाई, मुझे माफ कर दे राजन। ऐसा नहीं था कि राजन की मां ने उसे पहचाना नहीं था। राजन के गांव से बाहर जाने के बाद से उसके बड़े होने तक की हर तस्वीर उसके पास थी, पर वो नहीं चाहती थी कि राजन गांव में रहे। ठीक है मां, चल अब अंदर चल। इतने सालों बाद आया हूं और दरवाजे पर खड़ा रखा है तूने। चल ना, बहुत सारी बातें करनी है तुझसे। अंदर जाकर राजन ने अपनी मां को उनका चश्मा पहनाया और फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर वो बाहर आया तो उसकी मां ने खाना तैयार कर दिया था, लेकिन राजन ने गौर किया कि जब से वो वहां आया है मां एक बार भी नहीं मुस्कुराई। राजन ने मां से जब पूछना चाहा तो उसकी मां ने बात को टाल दिया। राजन खाना खाकर गांव में टहलने के लिए निकला तो उसे उसके कई बचपन के दोस्त मिले। उन सब से बातचीत के दौरान राजन को पता लगा कि अकेले उसके पापा ही नहीं बल्कि और भी लोग लापता हो चुके हैं और लोगों के लापता होने का सिलसिला आज भी जारी है। ये जानकर उसे और ज्यादा हैरानी हुई कि पुलिस इस मामले में कोई छानबीन क्यों नहीं करती, बल्कि जितने भी लोग गुमशुदा हुए थे उनके परिवार वालों ने उनके थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवाई थी, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि ये सब उसी रात होता है
जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कला दिखाती है, यानी पूर्णिमा की रात। रास्ते में ही राजन को बिरजू मिला, जिसे राजन बिरजू काका कहता था। जब राजन के पापा लापता हो गए थे तो बिरजू काका ने ही उसके परिवार की काफी मदद की थी। गांव वाले उस पर भरोसा भी करते थे। बिरजू की कोई औलाद नहीं थी तो वो अपना सारा प्यार गांव के बच्चों पर लौटाता था। बिरजू गांव के बच्चों का प्यारा बिरजू काका था। राजन को देखकर बिरजू खुश होते हुए बोला, कैसा है रे राजन तू तो काफी बड़ा हो गया है। इतना छोटा सा गया था यहाँ से, याद है तुझे? अच्छा हूँ काका, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि आपने मुझे पहचान लिया। अरे कोई अपने गांव के बच्चों को भला भूलता है? क्या बात कर रहा है तू? और बता, आज इतने सालों बाद हम सबकी याद कैसे आ गई तुझे? कुछ नहीं काका, आप तो जानते ही हैं, पापा के लापता होने के बाद माँ ने मुझे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। उसके बाद तो मेरी आंखें अपनी माँ को देखने के लिए तरस गई। बस अपनी माँ की और आप सबकी याद आ रही थी तो चला आया। तेरा पिता एक अच्छा आदमी था, उसकी तस्वीर आज भी मेरे आंखों के सामने घूमती है। इतना कहकर बिरजू वहां से चला गया और अपने पिता का जिक्र आने से राजन थोड़ा उदास हो गया और उस रात वो सो नहीं पाया। राजन ने अपनी माँ से इन सब घटनाओं का रहस्य पूछने की ठान ली। सुबह राजन ने नाश्ते के दौरान लोगों के लापता होने की घटनाओं के बारे में जानना चाहा, लेकिन उसकी माँ ने बात को टालने की कोशिश की, मगर राजन कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो जिद पर अड़ा रहा। 15 साल से मेरा ये जख्म नासूर हो गया माँ। कई कई रातें मैं सो नहीं पाता हूँ, ये सोचकर कि आखिर उस रात हुआ क्या था जिसने मुझे तुझसे अलग कर दिया और पापा लापता हो गए। आज तुझे मुझे सब बताना होगा माँ कि उस रात हुआ क्या था। उस दिन तेरा जन्मदिन था और तेरे पापा तेरे लिए उपहार लाना भूल गए, लेकिन तेरी जिद के कारण पापा शाम को उपहार लेने शहर चले गए। शहर क्या गए, वो वापस कभी नहीं लौटे। सुबह लोगों को सड़क पर एक उपहार पड़ा मिला जो रंगीन कागज में लिपटा हुआ था बेटा, और उस पर तेरा नाम लिखा था। गांव वालों का कहना था कि उस रात जंगल से भेड़ियों की आवाजें आ रही थी। इतना कहकर राजन की मां रोने लगी। राजन अपनी मां के आंसू पोंछकर घर से बाहर चला गया। राजन को अपने दोस्तों से भी बात करने पर यही पता चला कि हर पूर्णिमा की रात जंगल से भेड़ियों की आवाजें आती हैं और लोग गायब हो जाते हैं। राजन ने लोगों के गायब होने का रहस्य पता लगाकर लोगों को भय मुक्त करने का निर्णय लिया। उसने दोस्तों को अपनी योजना बताई तो दोस्तों ने मना कर दिया, पर जब उसने अपने दोस्तों को गांव वालों की तकलीफों के बारे में सोचने के लिए कहा तो सभी दोस्त मान गए। अगली पूर्णिमा की रात जंगल जाना तय हुआ। सारे दोस्त अपने घर वालों से छुपकर पूर्णिमा की रात जंगल की ओर चले गए, लेकिन जंगल में घुसते ही उन्हें कई हड्डियां और मानव कंकाल दिखाई देने लगे। उन मानव कंकाल को देखकर उन सब के शरीर में भय की सिरहन दौड़ गई। उन सब के दिल की धड़कन की रफ्तार किसी अनहोनी आशंका से कांपते हुए बढ़ गई। वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वो सब कुछ दूरी खड़े थे कि अचानक एक तेज हवा का झोंका उन सब के शरीर से टकराया और एक अजीब सी गंध उन्हें महसूस हुई। उन सबको ऐसा लगा कि जैसे कोई जानवर बहुत तेजी से दौड़ता हुआ उनके करीब से निकलकर झाड़ियों में कहीं गुम हो गया, और शायद उस जानवर की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो सब उसे नहीं देख पाए, मगर उन सबको तेजी से हिलती हुई झाड़ियां जरूर दिखाई दी। चांदनी रात में सारे दोस्त डरे सहमे हक्का बक्का नजरों से चारों ओर देखने लगे। उन सबको पूर्णिमा की रात में वो जंगल बेहद भयानक दिखाई देने लगा। सच तो ये था कि अब राजन के दोस्तों को इस बात का पछतावा था कि आखिर वो सब राजन की बातों में क्यों आ गए। पूरे जंगल में मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक एक घने पेड़ के पीछे से एक व्यक्ति निकलकर उन सबके सामने खड़ा हो गया, जो कोई और नहीं बल्कि बिरजू था।
बिरजू के सामने आते ही चंद्रमा अपनी पूर्ण कला दिखाने लगी और बिरजू के हाव भाव बदलने लगे। अचानक उसके लंबे दांत चांद की चांदनी में चमकने लगे और देखते ही देखते उसके कान और हाथ के नाखून काफी बड़े हो गए। उसके पूरे शरीर और चेहरे पे लंबे लंबे बाल उगाए। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि राजन और उसके दोस्तों को कुछ सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला। अचानक बिरजू एक इंसानी भेड़िया में बदल चुका था। राजन समझ चुका था जो बिरजू सबका प्यारा बिरजू काका था वो इंसान था ही नहीं। अचानक बिरजू अजीब सी आवाज निकालने लगा। देखते ही देखते सैकड़ों भेड़िए दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। राजन बस इतना ही पूछ पाया, आप कौन है? बाकी उसकी आवाज उसके हलक में दबकर रह गई। अचानक से सारे भेड़िए राजन के दोस्तों पर टूट पड़े। राजन और उसके सभी दोस्तों की चीखें पूरे जंगल में दहल उठी। अगली सुबह गांव वाले बहुत परेशान थे क्योंकि गांव के कुछ युवक लापता थे और रात में भेड़ियों की आवाज भी काफी तेज थी। जिनके बच्चे लापता थे वो रो रहे थे और उनको सांत्वना दे रहा था बिरजू। राजन की मां का भी रो रो कर बुरा हाल था। वो खुद को कोस रही थी कि उसने राजन को क्यों गांव में रहने दिया। सबकी नजरों से छुपकर बिरजू शायद अगली पूर्णिमा की रात के लिए शिकार का चयन कर रहा था।